हेलो एवरीवन, मैं जीवन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों आप सभी देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 10 कवर कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 9 हमारे अब तक इस सीरीज़ के आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 9 तक जब मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमें यहाँ पर देखने हैं। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स को हमें यहाँ पर कवर करना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, अगर इस लेक्चर को आपको देखना है तो 9 लेक्चर आपके पहले जो सीरीज़ में मैंने आपको दिए हैं वो सभी के सभी आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी ये सवाल आपको समझ में आएंगे। वैसे तो मैंने लेक्चर के दौरान भी मैंने आपको बहुत से सवाल वहाँ पर सॉल्व कराए हैं, लेकिन ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो एडवांस लेवल के सवाल हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये सवाल हमसे पूछे गए हैं, तो इन सवालों को हमको सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया भी है कि एक सवाल है जो कि आपका एडवांस 2018 में हमसे सवाल पूछा गया है। तो ये सवाल है इस तरीके के, हमारे और भी बहुत बेहतर सवाल हैं, केवल एक ही सवाल इस सीरीज़ में नहीं है। इस लेक्चर में हम क्या है, बहुत से सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल है जीवन सर फिजिक्स क्लासेस के नाम से। आप इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दे भी रहे हैं और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें जिनको फिजिक्स पढ़ना है और फिजिक्स को बहुत बेहतर बनाना है, फिजिक्स को काफ़ी डेप्थ तक पढ़ना है, तो उन सभी के साथ इन वीडियो को आप शेयर करें। ठीक है, आपका सपोर्ट रहेगा तो हम और अच्छा करेंगे और बेहतर आपको कंटेंट देने की कोशिश करते रहेंगे, और अभी तक आपको बहुत बेहतर कंटेंट हमने दिया है। क्लियर है? अब देखिए बेटा, हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हर सवाल को सॉल्व करने में मैं थोड़ा समय लूँगा। समय लेने का मेरा मतलब यहाँ पर रीज़न ये है कि मैं उस सवाल से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, साथ ही साथ ये बताऊंगा कि सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझा करके मैं चलूँगा। जब चीज़ों को समझा करके हम सॉल्व कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। क्लियर है? देखिए, चलिए हम सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं और पहला सवाल आप देख ही पा रहे हैं कि सबसे पहला सवाल ये 2021 हमारा मेंस के पेपर में ये सवाल पूछा गया है, तो इस सवाल को हमको सॉल्व करना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को क्या आपका लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद जितना भी डाटा दिया गया है उसको लेकर के आप पूरी इन्फॉर्मेशन लिखें, क्या आपसे पूछा गया है, फिर उन फॉर्मूलों को आप इम्प्लीमेंट करें तो सवाल, फिजिक्स का सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि जितने भी फॉर्मूले आपको कराए गए हैं सभी के सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। क्लियर है? अब देखिए, चलिए सबसे पहले हम सवाल यहाँ पर पढ़ते हैं। सवाल हमसे क्या कह रहा है? An object is placed beyond the center of curvature of C of the given concave mirror if the distance of the object is d1 from C। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी d1 है। क्लियर है? दूसरा हमसे क्या कह रहा है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज d2 फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इमेज की डिस्टेंस है बेटा वो हमारी d2 है। कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर, तो हमसे सवाल कहा गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी क्या है होगी इस मिरर की, तो हमें ये निकालना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ और इस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करिएगा कॉन्सेप्ट क्या है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। वैसे तो मैं इसको क्या आपका डायरेक्ट फॉर्मूले मेथड से भी यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इस सवाल के बारे में एक गुड अप्रोच आपको देना चाहता हूँ जिससे सवालों को और अच्छे तरीके से बहुत कम समय में आप सवालों को सॉल्व कर पाओगे। देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बच्चा ये हमारे पास क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ f है और ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लीजिए मैं आपसे ये एक बात ये कह रहा हूँ कि ये क्या आपका फोकस है, ये क्या है बेटा, पोल है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ बेटा हम 10 मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है। आप सभी को ये मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। क्लियर है? मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि फोकस से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैं x1 कह रहा हूँ और x1 डिस्टेंस कितने के बराबर होगी, 10 सेंटीमीटर। फोकस से इस इमेज की डिस्टेंस को बेटा मैं x2 कह रहा हूँ और ये भी क्या है आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर है।
तो यहाँ से एक रिलेशन आप देख पा रहे हैं कि अगर x1 और x2 का दोनों का अगर हम आपस में प्रोडक्ट करें तो ये फोकल लेंथ के स्क्वायर के बराबर आ रही है। देखिए x1 क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस है, x2 क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस है। बेटा दोनों का 10 इंटू 10 करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई 100 हो गया और फोकल लेंथ का भी स्क्वायर इधर करते हैं तो 100 होता है। तो इसमें इट मीन्स ये फॉर्मूला जो हमने बनाया है ये क्या आपका पूरी तरीके से सही है। बेटा इस रिलेशन को हम किस नाम से जानते हैं, ये एक फॉर्मूला कहलाता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। इसको हम कहते हैं बेटा न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला हम कहते हैं, या न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब देखिए न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है ये हमारा ओनली वैलिड है। ये किसके लिए वैलिड है बेटा, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये क्या है आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए वैलिड है। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है, न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड क्लियर है। ये ओनली वैलिड है किसके लिए, ये ओनली वैलिड है बेटा रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए वैलिड है। अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर में हमारी वर्चुअल इमेज बनने लग जाए तो वर्चुअल इमेज वाले केस के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्लियर है। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई कि फोकल लेंथ का स्क्वायर x1 और x2 के बराबर होता है। अब देखिए बेटा अब हम इस सवाल की ओर जाते हैं जो हमें सवाल दिया गया है। सवाल हमसे कह रहा है कि भाई साहब हमारे पास कोई एक कॉनकेव मिरर है। सवाल हमसे क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर है और ये कॉनकेव मिरर की बेटा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या आपका फोकस हो गया, ये पोल हो गया और ये बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हमसे कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई ऑब्जेक्ट d1 डिस्टेंस पर है, तो हमने यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्ट लिख दिया। और आप सभी को मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी होता है तो इमेज कहाँ पर बनती है बेटा, बिटवीन सी एंड एफ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी जो डिस्टेंस है, इमेज की जो डिस्टेंस है, इसको इन्होंने क्या कहा है बेटा, d2 कहा है। तो यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आ गई कि ये कहानी क्या है क्या नहीं है। अब देखिए आगे की बात। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि फोकल लेंथ से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, तो इसको मैं x1 डिस्टेंस कह देता हूं। और x1 डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ प्लस d1। तो f प्लस d1 बेटा ये डिस्टेंस हो गई। उसी तरीके से फोकस से इस इमेज की जो डिस्टेंस है वो f माइनस d2 के बराबर होगी। तो आप सभी को समझ में आ गया f प्लस d1 और f माइनस d1, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अब देखिए न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला अगर लगाएं तो फोकल लेंथ का स्क्वायर कितने के बराबर होता है, x1 और x2 के बराबर होता है। x1 की वैल्यू बेटा f प्लस d1, f माइनस के d2 के बराबर हो गया क्लियर है। यहाँ तक की कहानी सभी को समझ में आ गई। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ स्क्वायर बराबर इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो f इंटू एफ स्क्वायर माइनस के d2 f प्लस के इसका इसके साथ मल्टीप्लाई d1 f माइनस के d1 d2 क्लियर है। एफ स्क्वायर से बेटा एफ स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, यस और नो। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। मैं इन दोनों से f कॉमन ले सकता हूँ, इसको बराबर में भेज सकता हूँ, तो f माइनस के d1 माइनस के d2 इक्वल्स टू d1 d2 हो गया। तो फोकल लेंथ यहाँ पर कितने के बराबर हो गई, d1 d2 अपॉन d1 माइनस के d2 के बराबर हो गई क्लियर है। तो ये बात आप सभी को पता चल गई कि हमारी फोकल लेंथ कितने के बराबर है, d1 d2 अपॉन d1 माइनस के d2। लेकिन बच्चा हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमसे सवाल में पूछा गया है। तो फोकल लेंथ का अगर हम ट्वाइस कर दें, फोकल लेंथ का अगर हम ट्वाइस कर दें तो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाती है। तो हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया, 2d1 d2 अपॉन d1 माइनस के d2। इस तरीके से हमारे सवाल का आंसर बी बन गया। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपने न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला बहुत अच्छे से सीख लिया कि न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला हमारा क्या है, और 2021 का पूछा हुआ सवाल भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप फिजिक्स को बेस्ट करना चाहते हैं तो सवाल जो भी आते हैं यहाँ पर उन न्यूमेरिकल्स को के लिए कि आपका वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करने के बाद सवाल का सॉल्यूशन करें, फिर हमारे सवाल के सॉल्यूशन के साथ आप मैच करें। अगर सवाल का आंसर मान लीजिए अगर सही आता है तो एक लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, पहला सवाल आपने क्लियर कर लिया है ठीक है।
अब देखिए बेटा दूसरे क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। ये भी हमसे कि आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में हमसे पूछा गया है, मेंस के पेपर में ये सवाल आया है और इस सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम सवाल को रीड करेंगे। हमसे सवाल पूछ क्या रहा है? हमसे सवाल कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम द फोकल पॉइंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर अलोंग द एक्सिस ऑफ मिरर, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। तो कहने का मतलब क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन m वर्सेस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर x। मैग्निफिकेशन वर्सेस x का ग्राफ हमको बताना है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के सामने फोकस से क्या आपका मिरर से दूर जा रहा है तो उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमको बतानी है। लीनियर मैग्निफिकेशन वर्सेस किसका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो x का ग्राफ हमको बताना है। क्लियर है? चलिए इस सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सवाल क्या है, हमें कॉनकेव मिरर दिया गया है। कॉनकेव मिरर का बेटा ये फोकस है, ठीक है। इस फोकस से कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है, अवे जा रहा है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब फोकस पर होगा, एट फोकस पर जब होगा तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बनेगी और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस के v अपॉन यू है। जब v इनफाइनाइट हो गया तो मैग्निफिकेशन भी बेटा कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इस ग्राफ की स्टार्टिंग जो है वो इनफाइनाइट से होने वाली है। तो देखिए पहले इस वाले ऑप्शन को अगर मैं देखूँ तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। ये ग्राफ भी बेटा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो सी वाला भी गलत हो गया। ए और सी को तो बेटा आपने यहाँ पर गलत कर दिया कि ए और सी कैसे गलत है। बेटा ये इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है तो ये सवाल का आंसर हो सकता है, ये भी इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है तो ये भी सवाल का आंसर हो सकता है। अब देखिए जब मूव करते करते जब ये ऑब्जेक्ट बेटा 2f बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पहुंच जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एट सी पर जब होता है तो मैग्निफिकेशन बेटा 1 के बराबर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर अगर हम देखें जब ऑब्जेक्ट 2f पर पहुंच रहा है तो मैग्निफिकेशन बेटा 1 से भी कम आ रहा है, तो बी आंसर तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब 2f पर ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है तो मैग्निफिकेशन जस्ट 1 आ रहा है। तो इस तरीके से सवाल का आंसर बेटा हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया कि ये सवाल क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का सवाल आपने समझ लिया कि ये सवाल क्या है। क्लियर है सभी को? अब देखिए चलिए बेटा आगे के सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। आगे के सवाल को आपको सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए इस तरीके के मैंने आपको प्रॉपर लेक्चर्स आपको दिए हैं। मैं आपसे एक बात कह देता हूं, अगर आपने 9 लेक्चर को कंप्लीट सीरीज में आपने देखा है तो कोई ऐसा सवाल नहीं है जिस सवाल को आप सॉल्व न कर पाएँ। बड़ी आसानी से सवालों को आप सॉल्व कर देंगे। तो देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुद आप ट्राई करें। 1 मिनट के लिए आप इसको ट्राई करें। ट्राई करने के बाद फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ आप चीज़ों को मैच करना। मैं केवल और केवल इस सवाल के लिए 1 मिनट आपको दे रहा हूँ। चलिए इस सवाल का आंसर निकालिए। निकालिए इस सवाल का आंसर बेटा, निकालिए इस सवाल का आंसर। निकाल सकते हो आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन बेटा मैं कराता हूं। सबसे पहले इस सवाल का कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए प्लेन मिरर से है, हमें क्या आपका 2 प्लेन मिरर दे रखे हैं बेटा। दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा दे रखा है। ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या है? बिल्कुल मिड है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ इमेज की अगर बात करें, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला बेटा मैंने बताया था 360 अपॉन थीटा। क्लियर है? 360 अपॉन थीटा एन की वैल्यू बेटा या तो हमारी कैसी आ सकती है? इवन आ सकती है। क्लियर है? एन की वैल्यू इवन आ सकती है या एन की वैल्यू हमारी कैसी हो सकती है बेटा? ऑड हो सकती है। देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है कि अगर एन की वैल्यू इवन आती है, चाहे ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिक तरीके से रखा है, चाहे ऑब्जेक्ट हमारा नॉन सिमेट्रिक तरीके से रखा है, नंबर ऑफ इमेज जो होंगी वो बेटा हमारी कितने के बराबर होंगी? n-1 के बराबर होंगी। तो ये n-1 की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। अब देखिए अगर ऑड है, अगर ऑब्जेक्ट कैसे रखा है बेटा? सिमेट्रिक तरीके से रखा है, तो हमारी नंबर ऑफ इमेज n-1 के बराबर होंगी।
अगर नॉन सिमेट्रिक तरीके से ऑब्जेक्ट रखा है तो नंबर ऑफ इमेज ओनली n के बराबर होंगी। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है, क्लियर है सभी को। चलिए अब देखिए इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर सवालों का आंसर निकालेंगे एक एक से। चलिए सबसे पहले फर्स्ट की अगर हम बात करें, जब एंगल हमारा 30 डिग्री है और ऑब्जेक्ट हमारा बाइसेक्टर पर रखा है, बाइसेक्टर का मतलब क्या है, सिमेट्रिक तरीके से हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो नंबर ऑफ इमेज हमारी कितने के बराबर होंगी, 360/30। तो यहाँ पर n की वैल्यू बेटा कितनी आती है, 12 आती है, इवन आई। तो पहले वाले केस में नंबर ऑफ इमेज 12 माइनस के 1 बोले तो 11 होंगी, चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक तरीके से रखा हो चाहे नॉन सिमेट्रिक तरीके से। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर 11 हो गया, क्लियर है सभी को। नंबर ऑफ इमेज बेटा कितनी बन गई, 11 बन गई। चलिए बी वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, बेटा ये 36 है, नंबर ऑफ इमेज कितना हो गया, 360/36। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर 10 हो गया कि नहीं हो गया। 10 की अगर बात करें तो यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा, 10 बेटा इवन है, इवन की अगर बात करें तो 10 माइनस के 1 तो वो कितने के बराबर हो गया, नंबर ऑफ इमेज 9 के बराबर हो गया। तो बी सवाल का आंसर हमारा कितना हो गया बेटा, 9 हो गया, क्लियर है सभी को। 9 और 11 के बारे में आपने यहाँ पर सीख लिया है कि 9 और 11 हमारी नंबर ऑफ इमेज निकल आई। अब बेटा ये तीसरे ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं, सी वाले पार्ट की ओर। नंबर ऑफ इमेज 360/22.5 को बेटा मैं 225 कर देता हूँ, 0 एक ऊपर ले जाता हूँ। अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये 45 टाइम्स, और इसकी अगर बात करें तो 720 तो ये 9 से बेटा 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 से 80 टाइम्स, n की वैल्यू बेटा 16 आ गई। इवन में चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखा हो या नॉन सिमेट्रिक, तो 16 माइनस के 1 नंबर ऑफ इमेज हमारी 15 हो गई। तो सी वाले का आंसर हमारा कितना आ गया बेटा, 15 आ गया, क्लियर है सभी को। तो आपको 15 के बारे में आपको पता चल गया कि 15 कैसे आ गई हैं। अब बेटा डी वाले पार्ट की तरफ मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, डी वाले पार्ट को मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इधर की तरफ डी वाले पार्ट को। बेटा नंबर ऑफ इमेज 360/50 करता हूँ, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो बेटा ये 7.2 आ गया। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से डेसिमल में अगर कोई भी चीज़ अगर आ जाए तो किस तरीके से आप टैकल करेंगे। अगर ऑड में 7.2 आता है, मैं सीधी सीधे इंफॉर्मेशन देता हूँ, तो नंबर ऑफ इमेज आप अप्रॉक्सीमेटली कितना कर दें बेटा, 8 कर दें। मान लीजिए ये इवन का 6.2 होता, मान लीजिए 6.2 होता, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी कर दें बेटा, 6 कर दें। ऑड में डेसिमल आ रहा है तो उसको एक नंबर बढ़ा दीजिए। अगर मान लीजिए 9.2 है तो 10 बन जाएगा, अगर 8.2 है तो कितना बन जाएगा बेटा, 8 बन जाएगा। तो इस तरीके से डी वाले का आंसर हमारा कौन सा हो गया बेटा, 8 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से आपने इस सवाल का आंसर निकाल लिया, क्या है क्या नहीं है। मैंने सीधी सीधी अप्रोच आपको बता दी है, कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर 5.6 आया, ऑड आया तो कितना कर देंगे, आपका नंबर ऑफ इमेज 6 कर देंगे, क्लियर है सभी को। तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई। नंबर ऑफ इमेज बेटा आप सभी को निकालना आ गया कि नंबर ऑफ इमेज आप कैसे निकालेंगे, क्लियर है। तो यहाँ तक मैं आपसे फिर भी बार बार कहता हूँ कि किसी भी सवाल में बेटा आपको गिव अप नहीं करना है, हर सवाल का रेस्पॉन्स आपको करना है, क्योंकि आपकी क्षमता के सामने सवाल बहुत छोटा है, आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके दिमाग की कैपेसिटी की अगर बात करें तो दुनिया की 7 बड़ी लाइब्रेरी को ये दिमाग स्टोर कर सकता है, ये तो बहुत छोटी बात है आपके लिए, क्लियर है। तो आपने इस पॉइंट को जान लिया क्या है क्या नहीं। चलिए आगे की हम बात करते हैं। बेटा ये फिर से हमारा मैच द फॉलोइंग का सवाल हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ एडवांस में मैच द फॉलोइंग के सवाल हमसे काफ़ी पूछे जाते हैं एडवांस के पेपर में, मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं, उस तरीके के सवाल आते हैं। लेकिन ये सवाल तो क्या आपका जस्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि ये सवाल हमारा प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल का आंसर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। बेटा कॉलम सेकंड में हमसे मैग्नीफिकेशन की बात की गई है और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट की कोई डायमेंशन का जिक्र नहीं किया गया है, तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बेटा जो मैग्नीफिकेशन पढ़ा जाता है वो आप सभी को मालूम है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जो मैग्नीफिकेशन हम पढ़ते हैं वो हमारा कौन सा मैग्नीफिकेशन है, लीनियर मैग्नीफिकेशन है। कौन सा मैग्नीफिकेशन है बेटा, लीनियर मैग्नीफिकेशन।
तो m बराबर लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस के v अपॉन u होता है। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन का आपने सवाल का फॉर्मूला आपने लिख लिया कि लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। चलिए सबसे पहले हम ए वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। हमसे क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ फ्रॉम पोल बिफोर कॉन्वेक्स मिरर। तो भाई देखो हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर बना दिया अपनी सुविधा के लिए। कॉन्वेक्स मिरर से कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी दूरी पर, f फोकल लेंथ के बराबर दूरी पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है। इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ भी हमारी f के बराबर है। तो हमें ये बताना है कि इस वाले केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा। सबसे पहले इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, uf अपॉन u माइनस एफ, ठीक है। तो v बराबर u की वैल्यू में बेटा क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस के f। देखिए पोल से बेटा किधर है, इधर की तरफ है, हमारी इंसिडेंट रे इधर जाएंगी, इधर की डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो इधर कैसे लेंगे, नेगेटिव, माइनस के एफ। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है प्लस एफ, यू की वैल्यू माइनस के एफ, ये प्लस एफ है तो माइनस के एफ हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ऊपर माइनस के एफ स्क्वायर अपॉन माइनस के 2f, एफ से एफ कैंसिल हो गया तो प्लस के एफ बाई 2 आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन माइनस के v अपॉन यू के बराबर होता है, माइनस v की वैल्यू प्लस के f बाई 2 है बेटा, v की वैल्यू प्लस के f बाई 2 है अपॉन u की वैल्यू माइनस के f के बराबर है, तो माइनस से माइनस, f से f कैंसिल हो गया। यहाँ पर मैग्निफिकेशन 1/2 बोले तो 0.5 हो गया। क्लियर है सभी को। और यहाँ पर 0.5 मैग्निफिकेशन आपको दिख रहा है, तो पहले वाले का आंसर हो गया Q। पहले वाले को मैच हमने किससे कर दिया, Q से कर दिया। तो ये सवाल का आंसर आप सभी को पता चला। क्लियर है। चलिए अब हम आगे के सवाल की ओर चलते हैं बच्चों, ध्यान दें। आगे का सवाल हमसे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस बिफोर ए कॉनकेव मिरर। आपको मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के फोकस पर होगा तो इमेज हमारी कहां पर बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई तो मैग्निफिकेशन v माइनस के v अपॉन यू होता है, इनफाइनाइट अपॉन समथिंग इनफाइनाइट ही होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया बेटा, इनफाइनाइट हो गया। तो इसका आंसर हम मैच कर देंगे किससे, p से मैच कर देंगे। तो यहां तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई, किससे मैच कर दिया, p से मैच कर दिया। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे का है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिफोर कॉनकेव मिरर। अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से पहले कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी कहां पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इस वाले केस में मैग्निफिकेशन तो -1 के बराबर आता है। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर क्या हो गया, -1 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए डी वाले पॉइंट के लिए बचा कौन सा, आर वाला बचा। तो डी वाले को हम आर वाले के साथ क्या आपका मैच कर देंगे। तो इस तरीके से बेटा सवाल का आंसर आप सभी को पता चल गया कि हमारे सवाल का आंसर क्या है क्या नहीं है। क्लियर है सभी को। ये बहुत अच्छे से आपको सवाल समझ में आया होगा। जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपने इस सवाल का आंसर निकाल लिया। चलिए अब हम आगे वाले सवाल की ओर चल रहे हैं। इस सवाल की आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा ये लगा था कि ये सवाल कब आएगा, जो सर ने स्लाइड पर लगा रखा है। तो देखिए वो सवाल अब आपका आ चुका है। फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि इस सवाल को भाई ट्राई करिए। जेई एडवांस 2018 में ये सवाल पूछा गया था, तो इसका मतलब क्या है, ठीक ठाक सवाल है अपने आप में। तो इस सवाल का हम आंसर निकालेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। आप देखिएगा कितने अच्छे तरीके से मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। इसके आज के बाद कभी भी इस सवाल का सॉल्यूशन नहीं बोल पाएंगे, बच्चे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि सवाल का आंसर क्या होगा एक्चुअल में। देखिए हमसे क्या कह रहा है बेटा, एक वायर है, उस वायर को हमने क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में क्या किया है बेटा, इस तरीके से बेंड कर दिया है। बेंड करने के बाद इसकी कॉनकेव मिरर के द्वारा बनने वाली जो इमेज है वो कौन सी इमेज बनेगी, ए बी वाली बनेगी या सी वाली या डी वाली बनेगी। तो ये हमारे क्या आपका 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। चारों ऑप्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो देखिए बेटा मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को बेटा बी नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं क्या आपका सी नाम दे देता हूं। क्लियर है सभी को। अच्छा एक बात बताइए, ए पॉइंट आपको मालूम है कहां पर रखा हुआ है, फोकस पर, और बी पॉइंट बेटा f/2 डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और ये वाला जो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला एंगल जो दे रखा है, ये 45 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी। अब देखिए थोड़ा सा हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड हम इस सवाल में लगाते हैं।
जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर होता है तो इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। इतना तो हमको मालूम है कि ए वाले पॉइंट की जो इमेज है ना वो बेटा कहाँ पर बनने वाली है, इन्फिनिटी पर बनने वाली है। तो इन्फिनिटी के बारे में पता चल गया। देखिए इस वाले ऑप्शन में इन्फिनिटी का जिक्र है तो ये भी सवाल का आंसर हो सकता है, इस वाले में भी इन्फिनिटी का जिक्र है तो ये भी हो सकता है। इन दोनों में तो इन्फिनिटी का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इन दोनों में से कोई भी सवाल का आंसर नहीं होगा, कोई भी सवाल का आंसर नहीं होगा। चलिए सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो BC है, इस BC की इमेज कहां पर बनेगी, ठीक है। इमेज डिस्टेंस ऑफ BC की इमेज डिस्टेंस हमारी कहां पर होगी। चलिए BC की अगर बात करें इमेज डिस्टेंस, फॉर्मूला UF अपॉन U माइनस एफ, सीधे सीधे फॉर्मूला ही लगाएं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इस BC की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा यहाँ पोल से ये वाली डिस्टेंस हो गई, U की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के f/2 के बराबर हो गई। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक f/2 डिस्टेंस है। तब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ V बराबर U की जगह माइनस के f/2। क्लियर है। अब देखिए कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हम f मानते हैं, तो इसका फोकल लेंथ तो माइनस f होगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। बेटा इस u की जगह फिर से मैं क्या लिखूंगा, माइनस के f/2। क्लियर है। और ये क्या आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के f। तो v की वैल्यू क्या हो गई, प्लस के f² अपॉन f/2। तो f से f, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारी फाइनल इमेज जो बन रही है BC की, वो मिरर से f डिस्टेंस पर बन रही है। तो इस मिरर के पोल से f डिस्टेंस पर BC की बेटा हमारी इमेज बनी, और BC की इस इमेज को B' मैं C' कह सकता हूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या कह सकता हूं बेटा, BC' कह सकता हूं। क्लियर है। अब देखिए इससे आगे का पॉइंट यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हाइट ऑफ इमेज ऑफ BC, हाइट ऑफ इमेज B', C' की बेटा हमको हाइट ऑफ इमेज हमको बतानी क्या होगी। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए सबसे पहली बात, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस के V अपॉन U हो गया कि नहीं हो गया, कितना हो गया बेटा, माइनस के V अपॉन U हो गया। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखिए बेटा सबसे पहली बात हमें B' C' की हाइट हमको निकालनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी कितने के बराबर है, तो बेटा ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको नहीं मालूम है, मान लीजिए हम कह देते हैं ये y के बराबर है। तो इस वाले ट्रायंगल से मैं क्या लिख सकता हूं, tan 45 बराबर परपेंडिकुलर y है अपॉन बेस। तो बेस की अगर बात करें तो ये वाली लेंथ हमारी f/2 के बराबर होगी अपॉन f/2, tan 45 की वैल्यू 1। तो y की वैल्यू बेटा f/2 के बराबर हो गई। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं प्लस f/2 लिख सकता हूं बराबर माइनस के v की वैल्यू हमारी कितने के बराबर हो गई, प्लस f के बराबर हो गई। और u की वैल्यू की अगर हम बात करें तो u की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा, माइनस के f/2 के बराबर है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इस वाले f/2 से ये वाला f/2 कैंसिल हो गया। B' C' की जो हाइट है वो प्लस f के बराबर हो गई। क्लियर है बेटा, इसकी जो हाइट है वो प्लस f के बराबर है। क्लियर है, लेकिन इसकी हाइट कितने के बराबर है, ओनली f/2 के बराबर है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई। हमने BC की इमेज निकाल ली, A वाले की इमेज हमारी इन्फिनिटी पर बन गई। क्लियर है, तो यहाँ तक चीजें आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। चलिए अब मैं आपसे यहाँ से इन चीज़ों को मैं मिटाता हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ पर कम है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। बेटा यहाँ तक की कहानी तो आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है। अब देखिए मान लीजिए बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया D और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ED। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मान लीजिए ये क्या आपका इस फोकस से इस डिस्टेंस को हमने कितना मान लिया, x मान लिया। क्लियर है, कितना मान लिया, x। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि इमेज डिस्टेंस ऑफ ED की हमारी इमेज डिस्टेंस कितने के बराबर होगी। तो ये सवाल का आंसर हमको निकालना है। तो देखिए ED की अगर बात करें तो ED के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो बेटा हमारी f के बराबर है
और ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या आपका u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर इस पूरी में से अगर x घटा देता हूं f माइनस एक्स, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा f माइनस एक्स हो गई, लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे। अब देखिए सवाल ये कि इमेज कहां पर बनेगी, तो v इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ हम लगा देते हैं फॉर्मूला। u की वैल्यू बेटा हमारी कितने के बराबर है, माइनस के एफ माइनस के एक्स, और इसको भी माइनस के एफ। कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमारी माइनस के एफ के बराबर है, तो यहां पर माइनस लिख दिया। अब इस u की जगह माइनस के एफ माइनस के एक्स, माइनस माइनस बेटा प्लस के एफ हो जाएगा। अब देखिए v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर f माइनस के एक्स इंटू एफ हो गया। क्लियर है, यस और नो बेटा? इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के एफ प्लस के एक्स प्लस एफ, प्लस एफ से माइनस एफ चला गया, तो v की वैल्यू हमारी होगी f माइनस के एक्स इंटू एफ अपॉन एक्स। इतनी इमेज डिस्टेंस हो गई पोल से। क्लियर है सभी को? इमेज डिस्टेंस पोल से इतनी हो गई। अब देखिए मैं आपको एक इसमें इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन क्या है, अगर बेटा मैं x की वैल्यू अगर इसमें जीरो कर दूं ना, तो x की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है, हम बिल्कुल कहां पर पहुंच गए, फोकस पर पहुंच गए। x की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो इस वाले ये पॉइंट की इमेज कहां पर बन जाएगी, v की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। तो आपको ये रिलेशन समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है। अब बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान दें। सबसे पहली बात, इसकी इमेज यहां पर बनी और ईडी वाले की भी इमेज हमारी यहां पर बनेगी। कैसी? ई डैश डी डैश। क्लियर है? ई डैश डी डैश ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। अब सवाल हमारा यहां पर ये है, हाइट ऑफ इमेज ई डैश डी डैश, इसकी बेटा हमारी हाइट कितने के बराबर होगी? सबसे पहली बात तो देखिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इसकी हाइट अगर मेरे को निकालनी है तो इस ट्रायंगल को मैं यहां पर लेता हूं, 1045 बराबर। ये वाली हाइट कितने के बराबर हो जाएगी बेटा? मान लीजिए इसको मैं y डैश कह देता हूं, तो y डैश अपॉन x हो गया। y डैश की वैल्यू बेटा कितने के बराबर हो गई? x के बराबर। तो ये वाली हाइट हमारी x के बराबर है। तो मैग्निफिकेशन बेटा अगर मैं यहां पर लगाता हूं तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, माइनस के v अपॉन u हो जाएगा। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर मेजर कर रहा हूं तो प्लस के एक्स। क्लियर है? बराबर माइनस के v की वैल्यू बेटा हमारी कितने के बराबर है? इतने के बराबर है। मैं पुट कर दूंगा f माइनस के एक्स और इनटू एफ। क्लियर है? तो ये हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ये माइनस पहले से लगा हुआ है। अपॉन में बेटा x, अपॉन में क्या आपका नेक्स्ट u की वैल्यू अगर हम पुट करें तो u की वैल्यू कितने के बराबर है? इतने के बराबर है, माइनस के f माइनस एक्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल, f माइनस एक्स से f माइनस एक्स कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया। बेटा हाइट ऑफ इमेज हमारी प्लस f के बराबर आ गई। क्लियर है? तो बेटा इसकी भी इमेज की, इस इमेज की भी हाइट बेटा प्लस f के बराबर हो गई। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसके ऊपर हम जितने भी पॉइंट लेंगे ना, उन सभी की इमेज की अगर बात करें तो उन सभी की इमेज की हाइट बेटा कितने के बराबर आएगी? f के बराबर ही आएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर BC सभी की हाइट क्या आपका सेम आएगी और कहाँ पर पहुंचेगी बेटा? इन्फिनिटी पर पहुंचेगी। तो इस तरीके से देखते देखते हम ये कह सकते हैं इन्फिनिटी तक पहुंचेगी बेटा। ये इस तरीके से हम देखते देखते क्या कह सकते हैं कि हमारे सवाल का जो आंसर है वो हमारे सवाल का आंसर डी सही होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि इसमें लगातार हाइट बढ़ती हुई दिखा रहा है, जबकि हाइट तो बेटा हर पॉइंट की क्या रहेगी? सेम रहेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपने इसके बारे में जान लिया क्या है क्या नहीं है। तो सवाल का आंसर बेटा डी बन गया। तो ये सवाल बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आया। देखा कितनी सारी चीजें आपने इसके अंदर लगा दी। ये IIT एडवांस 2018 का सवाल है बेटा, लेकिन मैंने फिर भी आपसे कह दिया कि आपकी क्षमताओं से बढ़कर के ये सवाल नहीं है। ठीक है? आप देखिए हर सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, हर सवाल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। चलिए बेटा ये भी अच्छा सवाल है, इसको आप पढ़ें, रीड करें, रीड करने के बाद सवाल का रिस्पॉन्स करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो इसको एक पजल नाम देता हूं कि बच्चा इस तरीके की सवालों में फंसता है। पैराग्राफ बेस्ड
क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों को करने चाहिए, ठीक है। इस तरीके के सवाल के आपका माइंड मेकअप बनाते हैं किसी भी सवाल के रिगार्डिंग। तो आपको ये सवाल करना चाहिए सबसे पहले आपको ये सवाल करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन आपको देखना है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। चलिए सवाल का सॉल्यूशन करिए। करिए बेटा, सवाल का सॉल्यूशन करिए। होना चाहिए सवाल का सॉल्यूशन। देखिए, चलिए मैं तो आपसे कहता हूं कि वीडियो को पॉज करें बेटा, फिर सवाल का सॉल्यूशन देखें आप, ठीक है। चलिए इस सवाल का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं बेटा। हमसे क्या कह रहा है, ए रियल ऑब्जेक्ट। बेटा हमारे पास क्या है, एक रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक क्या आपका ऑब्जेक्ट रखा है एट पोजीशन फर्स्ट पर जब हमने रखा है, द इमेज इज फॉर्म्ड रियल विद मैग्निफिकेशन 2। बेटा पोजीशन फर्स्ट पर जब रखा है तो मैग्निफिकेशन हमारा 2 के बराबर है। फिर हमसे क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट इज नाउ शिफ्टेड टू अनदर पोजीशन। ऑब्जेक्ट को बेटा सेकंड पोजीशन की तरफ हमने क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोजीशन फर्स्ट से क्या आपका 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ए रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड विद मैग्निफिकेशन 8। बेटा मैग्निफिकेशन 8 के साथ क्या आपका एक रियल इमेज फॉर्म्ड हो रही है। शिफ्टिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2 टू थर्ड पोजीशन, 2 से फिर क्या आपका तीसरी पोजीशन की तरफ भी ले गए। इस वाले केस में मैग्निफिकेशन हमारा कितने के बराबर है बेटा, 1/2 के बराबर है। तो हमसे यहाँ पर बेटा 3 सवाल पूछे गए हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पोजीशन एट थर्ड, ये निकालना है। दूसरा सवाल बेटा हमें सॉल्व करना है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर की फोकल लेंथ हमारी क्या होगी। तीसरा सवाल है बेटा हमारा डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल एंड सेकंड पोजीशन की हमें डिस्टेंस बतानी है पोल से। तो ये 3 सवाल हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल को आपको बहुत अच्छे से देखना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, चलिए वहाँ पर स्पेस कम है तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ और यहाँ पर सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पोजीशन फर्स्ट में मैग्निफिकेशन क्या है, 2 के बराबर है और इमेज कैसी बन रही है बेटा, रियल। हम डाटा लिख लेते हैं बेटा। पोजीशन सेकंड में वो हमसे क्या कह रहा है कि भाई मैग्निफिकेशन तो 8 के बराबर है लेकिन इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है। इमेज रियल और इन्वर्टेड क्लियर है। और ये कह रहा है कि पोजीशन फर्स्ट और सेकंड दोनों के बीच का गैप कितने का है बेटा, 15 सेंटीमीटर का है। पोजीशन फर्स्ट से सेकंड पर गए, सेकंड से फिर बेटा हम पोजीशन थर्ड की तरफ चले गए। यहाँ पर मैग्निफिकेशन हमारा 1/2 के बराबर है और यहाँ पर भी हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए इन तीनों कहानियों को बेटा हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के बाद तब सवाल का आंसर निकालते हैं। चलिए हमने यहाँ पर क्या बना दिया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया। यहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है। कॉनकेव मिरर की अगर बात की जाए तो ये बेटा पोल हो गया, ये फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मैग्निफिकेशन अगर 2 टाइम्स आया है तो इमेज 2 गुना बड़ी बनी है। इमेज तभी 2 गुना बड़ी बनेगी, देखिए जब मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक तो सेम साइज, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जाती है तो इमेज का साइज हमारा बढ़ता चला जाता है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो हमारी पोजीशन फर्स्ट है ना भाई, ये पोजीशन फर्स्ट की अगर बात करें, इसको मैं फर्स्ट पोजीशन की बात कह देता हूं, तो ये किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। क्लियर है, सी और एफ के बीच में। तो इसकी इमेज पोजीशन फर्स्ट की इमेज कहां पर बनेगी, यहां पर बनेगी, ठीक है। इमेज यहां पर बनेगी फर्स्ट इमेज, पोजीशन फर्स्ट की इमेज। मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट x है तो इसकी इमेज की हाइट हमारी कितनी हो गई, 2x, क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 दे रखा है। क्लियर है। अब क्या कह रहा है कि फर्स्ट पोजीशन से ऑब्जेक्ट को हम क्या आपका 15 सेंटीमीटर हमने शिफ्ट कर दिया। अब सवाल ये है कि इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि मैग्निफिकेशन 8 और रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। 8 गुना तभी बनेगी जब ये क्या आपका इससे आगे की ओर जाए,
15 सेंटीमीटर इससे पीछे की ओर चली जाएगी तो मैग्नीफिकेशन क्या आपका कम आ जाएगा, तो ये आगे की ओर गई है। यहाँ पर मैं इसको पोजीशन सेकंड कह देता हूँ। पोजीशन सेकंड वाले की जो इमेज है बेटा वो यहाँ पर बन रही है, ठीक है, और ये इसका साइज क्या है, 8x है इमेज सेकंड, पोजीशन सेकंड के लिए इमेज। अब देखिए तीसरे वाले में अगर देखें तो सेकंड पोजीशन से हम थर्ड पोजीशन की तरफ चले गए, मैग्नीफिकेशन आधा हो गया। बेटा मैग्नीफिकेशन आधा का मतलब क्या है, इमेज छोटी बन गई। डिमिनिश्ड इमेज हमारी तभी बन सकती है जब ऑब्जेक्ट क्या आपका सी से बिहाइंड आ जाए। मान लीजिए ये हमारी पोजीशन थर्ड है, क्या है बेटा ये पोजीशन थर्ड है, पोजीशन थर्ड वाली बियॉन्ड सी है, तो इसकी इमेज तो सी और एफ के बीच में बननी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये एक्स है तो इसकी हाइट हमारी xy2 है, तो ये इमेज थर्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं। देखो हमने ग्राफ में चीज़ों को कन्वर्ट कर लिया कि ग्राफ में किस किस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है। चलिए अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फर्स्ट ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को मैं u1 कह देता हूँ, क्लियर है। सेकेंड ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को बेटा मैं u2 कह देता हूँ। इतना आप सभी को मालूम है कि एक इक्वेशन u1 माइनस के u2 कितने के बराबर है बेटा, 15 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ से ये कहानी आपको पता चल गई, फर्स्ट इक्वेशन तो सभी को पता चल गई जो चीज़ हमें गिवन है। अब देखिए बेटा मैं पोजीशन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पोजीशन की अगर बात करें तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमने u1 मानी है, क्लियर है। मैग्नीफिकेशन कितने के बराबर होगा, माइनस के v/u के बराबर होगा। भाई रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो ये मैग्नीफिकेशन माइनस के 2 लिखा जाएगा, माइनस के 2 बराबर माइनस के v/u1, माइनस से माइनस कैंसिल, v की वैल्यू कितनी हो गई 2u1 हो गई, क्लियर है। 2u1 डिस्टेंस पर ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक की इमेज डिस्टेंस फर्स्ट वाले की कितनी हो गई बेटा 2u1 हो गई, क्लियर है। कितनी 2u1। अब देखिए पोजीशन सेकंड वाले की हम बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन बेटा माइनस के 8 माइनस के v/u2 हो गया, क्लियर है। कितना हो गया माइनस के u2 हो गया। अब देखिए u1 भी तो नेगेटिव रखा जाएगा तो ये माइनस का 2u1 हो जाएगा, इसको नेगेटिव रखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो v की वैल्यू माइनस के 8u2 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि इस पोल से इस u2 वाले की डिस्टेंस हमारी 8u2 के बराबर हो गई। तो ये कहानी आप सभी को पता चल गई है क्या है क्या नहीं है, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो सवाल हमारा क्या है, सवालों की तरफ अब हम जाते हैं कि सवाल हमसे क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन थर्ड पोजीशन पर है तो सी से पीछे और इन्फिनिटी के बीच में है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट। पहले सवाल का आंसर निकल आया। दूसरा सवाल बेटा हमसे कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हमको निकालनी है। चलिए अब हम इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम निकालते हैं। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, देखो एक इक्वेशन तो बेटा हमारे पास पहले से है ही है। चलिए पोजीशन फर्स्ट के लिए बेटा मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखना चाहता हूँ। पोजीशन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है एक फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला uf/u माइनस के एफ होता है। मान लीजिए इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ f मान लेते हैं, लेट f। तो v की अगर हम बात करें तो v कितने के बराबर है बेटा पोजीशन फर्स्ट के लिए, माइनस के 2u1, क्लियर है, बराबर u की वैल्यू यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस के u1 इनटू क्या हो गया बेटा ये, इसकी अगर बात करें इनटू f हो गया। फोकल लेंथ तो हमें मालूम ही नहीं निकालना है, इसकी जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस के u1 माइनस के f लिख सकता हूँ। तो ये कहानी आप सभी को समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है, क्लियर है सभी को। ये कहानी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई। अब देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान दें, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, इस u1 से ये वाला u1 कैंसिल हो गया, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 2u1, क्लियर है, माइनस के 2f बराबर प्लस के f हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 2u1 इधर आएगा तो माइनस के 3f बराबर 0। तो एक इक्वेशन 2u1 प्लस 3f बेटा कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो ये एक पहली इक्वेशन, आपको पहली इक्वेशन ये है। इस इक्वेशन को बेटा मैं सेकंड इक्वेशन कह देता हूँ, क्लियर है। तो ये सेकंड इक्वेशन सभी को समझ में आ गई। अब बेटा पोजीशन सेकंड की बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूँ
तो v बराबर क्या होगा, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ होगा। समझ में आ गया। सेकंड पोजीशन के लिए v की वैल्यू माइनस के 8u2 है, तो ये माइनस के u2 के बराबर है। फोकल लेंथ f है, यहाँ पर बेटा माइनस के u2 माइनस के f, बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, u2 से u2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, माइनस के 8u2 माइनस के 8f प्लस f हो गया। तो इसको माइनस के 8u2 माइनस के 9f इक्वल्स टू 0, माइनस माइनस 0 में भेज दिया बेटा, तो ये इक्वेशन बन गई 8u2 प्लस के 9f इक्वल्स टू 0 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये हमारी बेटा तीसरी इक्वेशन आ गई। तो तीन इक्वेशन यहाँ पर समझ चुके हैं कि तीन इक्वेशन क्या हैं। चलिए अब बेटा हम आगे की तरफ हम जाते हैं और इन सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बढ़िया तरीके से। ये इक्वेशन 2u1 प्लस 3f इक्वल्स टू 8u2 प्लस 9f है, क्लियर है। इन दोनों में यहाँ पर क्या करता हूँ, सॉल्व सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। बेटा सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। बेटा सेकंड इक्वेशन 2u1 प्लस 3f इक्वल्स टू 0 है, और ये थर्ड इक्वेशन 8u2 प्लस 9f इक्वल्स टू 0 है। बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इस वाली इक्वेशन में इधर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी 3 का, तो ये वाली इक्वेशन हमारी 6u1 प्लस 9f इक्वल्स टू 0 हो गया। बेटा इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6u1 माइनस के 8u2 कितने के बराबर हो गया बेटा, 0 के बराबर हो गया। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, क्लियर है। यहाँ से हमारी बेटा एक इक्वेशन आ चुकी है। चलिए अब देखिए ये इक्वेशन आने के बाद यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। मैं इधर की तरफ चीज़ों को सॉल्व करता हूँ, मैं इधर की तरफ चीज़ों को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, इस ब्रैकेट की तरफ, इस ब्रैकेट की तरफ, ठीक है। पहले u1 माइनस के u2 बेटा 15 सेंटीमीटर के बराबर है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 6u1 माइनस के 8u2 0 के बराबर है, क्लियर है। अब देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, देखो मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर 6 का मल्टीप्लाई और इधर भी 6 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाली इक्वेशन बेटा हमारी क्या बन जाएगी, ध्यान दें। ऊपर वाली इक्वेशन बेटा हमारी बन जाएगी 6u1 माइनस के 6u2 इक्वल्स टू 90। ऊपर वाली इक्वेशन में से इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस, ये प्लस। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, 6u1 से माइनस का 6u1 कैंसिल, माइनस के 6u2 प्लस 8u2 2u2 इक्वल्स टू 90 हो गया। u2 की वैल्यू बेटा हमारी 45 हो गई, क्लियर है। u2 की वैल्यू 45। अब देखिए आपको मालूम है कि u1 माइनस के u2 कितने के 15 के बराबर है, तो u1 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 सेंटीमीटर हो गई। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं u1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो बेटा क्या आपका 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जबकि दूसरे की पोजीशन की अगर बात करें तो ये कितनी दूरी पर है बेटा, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब देखिए सवाल हमसे क्या पूछा था, डिस्टेंस ऑफ पोजीशन फर्स्ट पोजीशन 60 सेंटीमीटर पर है और बेटा सेकंड पोजीशन पोल से 45 सेंटीमीटर है। 60,45 की अगर बात करें तो ये सवाल का आंसर हमारा बेटा सी बन गया, क्लियर है। तो ये सवाल आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमसे फोकल लेंथ भी तो पूछा है, क्लियर है। चलिए फोकल लेंथ के लिए हम कोई भी एक रिलेशन यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ के लिए हम कोई भी रिलेशन, तो 2u1 प्लस 3f 0 के बराबर है। u1 की वैल्यू बेटा कितने के बराबर है, u1 की वैल्यू 60 के बराबर है। 60 इंटू 2 120 प्लस 3f इक्वल्स टू 0। तो फोकल लेंथ बेटा माइनस के 40 सेंटीमीटर आ गई। माइनस ये बता रहा है कि ये कौन के मिरर है। तो बेटा पीछे वाले सवाल की अगर हम तरफ जाएं तो बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आपका बी हो गया। तो ये सवाल बहुत अच्छे से बेटा आप सभी को समझ में आया। लीजिए यहाँ पर भी आप देख लें बहुत अच्छी से, मैं आपको मात्र 20 सेकंड दे रहा हूँ, सवाल को बहुत अच्छे से आप देख लें, ठीक है। सवाल को आप बहुत अच्छे से देख लें बेटा, ठीक है। कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं है लेकिन बढ़िया सवाल है, दिमाग आपसे लगवाता है, क्लियर है। लिखें आप।
लिखिए बेटा। चलिए बेटा अब आगे के वाले सवाल की तरफ हम जाते हैं। बढ़िया सवाल है। सबसे पहले तो मैं इसको मिटाता हूं भाई। अब देखिए ध्यान दें। चलिए बेटा इस सवाल को अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, सवाल अच्छा है और इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। देखिए सवाल हमसे क्या कह रहा है कि ए रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन ए कॉनकेव मिरर एट एंगल थीटा। बेटा ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। यहाँ पर इंसिडेंट हुई बेटा थीटा एंगल पर। बेटा इस पॉइंट पर नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल हमेशा क्या आपका स्फेरिकल सरफेस पर सेंटर से पास करता है, तो ये एंगल थीटा है। क्लियर है सभी को। अब इससे आगे क्या कह रहा है कि आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। बेटा आफ्टर टू रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया। जैसा सवाल हमसे कह रहा है हम ऐसे ही करते जा रहे हैं। रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल टू इंसिडेंट रे। बेटा एक रिफ्लेक्शन और हो गया और एक और उस रिफ्लेक्टेड रे का एक और बार रिफ्लेक्शन होना है, और रिफ्लेक्शन होने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस के वो क्या आपका पैरेलल हो जाती है। तो मैं ये कह देता हूँ कि ये फोकस है, तो फोकस पर लाइट रे इस तरीके से फॉल करेगी, पास करेगी। फोकस से पास करने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा कैसे हो जाती है, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गई। क्लियर है सभी को, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई बेटा। बेटा इस वाले पॉइंट पर हमारा कौन सा रिफ्लेक्शन हुआ है, सेकंड रिफ्लेक्शन इस वाले पॉइंट पर हो गया। तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया। क्लियर है। यहाँ पर बेटा क्या आपका सेकंड रिफ्लेक्शन हो गया है। यहाँ पर चीजें आप सभी को समझ में आ गई। क्लियर है। अब देखिए ये एंगल थीटा, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी थीटा, ये थीटा, ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल थीटा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जानने की कोशिश करिएगा। इस एंगल की अगर बात करें, देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये भी नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये भी थीटा, तो बेटा ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब हमसे क्या कह रहा है कि बिकम पैरेलल टू थीटा कितने के बराबर है बेटा, पाई अपॉन एन के बराबर दे रखा है और हमसे एन की वैल्यू पूछ रखी है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये निकालना चाहते हैं कि एन की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू कितने के बराबर होगी। देखिए इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं फोकस करूँ, इसमें एक एंगल थीटा, ये वाला एंगल 90, तीनों एंगल का सम 2 थीटा प्लस 90 बेटा कितने के बराबर होगा, 180। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। 45 को मैं पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। पाई बाई एन को मैं पाई बाई 4 के बराबर पुट कर सकता हूँ। कंपेयर करूंगा तो एन की वैल्यू बेटा यहाँ पर कितनी हो गई, 4 हो गई। हमारा 4 क्या आपका इस सवाल का आंसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये सवाल बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं था बेटा, ठीक है। चलिए अब हम आगे वाले सवाल की ओर चलते हैं। ये तो बढ़िया सवाल है, अपने आप में अच्छा सवाल है, डेविएशन का सवाल है और आपको ये सवाल आना चाहिए। ठीक है, ये सवाल बेटा आप सभी को आना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। चलिए ध्यान दें बेटा। सबसे पहले हमसे इस सवाल क्या कह रहा है, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेटा ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर पैराबोलिक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसकी इक्वेशन दे रखी है x बराबर वाई स्क्वेयर अपॉन 2। क्लियर है। इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। बेटा ये यहाँ पर ओरिजिन पर रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 हो गए। यस और नो, कितने हो गए बेटा, 0,0,0। ठीक है। ए रे इंसिडेंट मूविंग अलोंग y इक्वल्स टू 1। ये इंसिडेंट रे आ रही है बेटा, ये कितनी हाइट पर आ रही है, यहाँ से y इक्वल्स टू 1 पर आ रही है। तो बेटा ये स्ट्राइक जहाँ पर करेगी, यहाँ पर भी तो y की वैल्यू 1 के बराबर होगी। द रे गेट्स रिफ्लेक्टेड बाई द सरफेस ट्वाइस। 2 बार क्या आपका रिफ्लेक्टेड होती है, ट्वाइस। द डेविएशन सफर्ड बाई द रे इज पाई बाई एन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो बेटा हमें एन की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहली बात देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सबसे पहला सवाल बेटा हमारा यहाँ पर ये होगा कि ये जो इंसिडेंट रे इस वाले पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है ना, इसके लिए इंसिडेंट एंगल बेटा ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट एंगल कितने के बराबर होगा, तभी तो हम आगे का पाथ बता पाएंगे।
सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पर बेटा हम क्या बनाते हैं, एक सरफेस बनाते हैं, ठीक है। और ये सरफेस कितने के बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर होता है। और इस टेंजेंट के ये नॉर्मल जो होता है ये कैसा होता है भैया, ये नॉर्मल हमारा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर होता है। चलिए सबसे पहली बात इस वाले टेंजेंट की हम बात करते हैं। तो इसकी इक्वेशन, इस वाले कर्व्ड सरफेस की इक्वेशन वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू कितना है बेटा, 2x के बराबर है। टेंजेंट का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 2y अपॉन 2y dy ओवर dx बेटा कितने के बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 1 हो गया। dy ओवर dx को बेटा मैं tan थीटा बराबर 1 लिख सकता हूँ, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 हो गया। y की वैल्यू यहाँ पर पुट क्यों करी, बहुत से बच्चों का सवाल होगा, मैंने यहाँ पर फास्ट कर दिया है, आराम से बताता हूँ, ध्यान दो बेटा। हमारी ये पैराबोलिक इक्वेशन वाई स्क्वेयर 2y है, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 2x है, क्लियर है, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 2x। मैं इस पूरे फंक्शन को बेटा डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में। टेंजेंट का मतलब क्या है, आपका डिफ्रेंशिएशन भी तो होता है। तो मैं इसको 2y dy ओवर dx हमने लिख दिया, तो बेटा ये 2x के बराबर, x 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर है। y की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ है, तो y की वैल्यू 1 दे रखी है। तो dy ओवर dx क्या है बेटा, कितने के बराबर हो जाएगा, इस x 2x का तो ओनली 2 आएगा ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो dy ओवर dx को हम tan थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू 45। कहने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर इसके लिए क्या आपका स्लोप एंगल की अगर हम बात करें, तो इस लाइन के लिए बेटा स्लोप हमारा 45 हो गया हॉरिजॉन्टल से। तो ये भी बेटा हमारा कितने के बराबर होगा, 45। ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी 45 के बराबर होगा, समझ में आ गया। नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये 45, तो ये भी 45। ये लाइट रे बेटा 45 डिग्री के एंगल पर आएगी, यहाँ पर आकर के इंसिडेंट होगी, क्लियर है। ये भी एंगल बेटा हमारा 45 बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जहां पर इंसिडेंट हुई बेटा ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है। ये 45, ये 90, ये 45, क्लियर है सभी को। तो ये भी 90 है बेटा, ठीक ये वाला पॉइंट भी 45 डिग्री पर, तो ये लाइट रे बिल्कुल ठीक इस तरीके से चली जाएगी ट्वाइस रिफ्लेक्शन के बाद। अब हमसे ये कह रहा है कि डेविएशन की अगर बात करें, ये लाइट रे वैसे एक्चुअल में सीधे जाना चाहती थी, ये ऐसे मिट गई, तो यहाँ पर डेविएशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज मैनर में 90, क्लियर है। इसको सीधे जाना चाहिए था, तो ये ऐसे चली गई, तो इसका डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज मैनर में 90 हो गया। तो टोटल डेविएशन बेटा यहाँ पर कितने के बराबर हो रहा है, टोटल डेविएशन 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 को हम पाई कह सकते हैं। अरे पाई अपॉन एन को हम पाई के बराबर कंपेयर करेंगे, तो एन की वैल्यू बेटा यहाँ पर कितने के बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया कि ये सवाल क्या है, क्लियर है बेटा। अब चलिए आगे वाले सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ, जो मैंने कि आपका 9 लेक्चर आपको करवाए, 9 लेक्चर के इनसाइड ये सवाल का सॉल्यूशन है। इस सवाल को वैसे भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो फिर भी हमें बताएं कि ये सवाल का नहीं आया है। वैसे तो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में इस सवाल का सॉल्यूशन करा चुका हूं, मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ तक आप सभी ने समझ लिया। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत से सवाल आपने सॉल्व किए आज की क्लास में, अच्छे सवालों को आपने सॉल्व किया है, बहुत अच्छे सवालों को आज की क्लास में आपने सॉल्व किया है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन चीज़ों को समझिएगा बेटा। आज की क्लास तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हमारी पूरी प्रैक्टिस हो गई, पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको करा दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे आने वाले हैं उसमें जो हम स्टार्ट करेंगे, कौन सा स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ध्यान दो। सबसे पहली बात, ऑप्टिक्स को, रे ऑप्टिक्स की अगर बात करें, रे ऑप्टिक्स की अगर बेटा बात करें तो इसको 3 पार्ट बनाए थे। एक तो हमने कौन सा बनाया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक पार्ट ये कराया था। ये पार्ट तो बेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं विद न्यूमेरिकल, क्लियर है। अब जो आपका नया पार्ट जो आने वाला है
नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आएगा। किससे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के होंगे। सबसे बड़ा पोर्शन यही होता है, इसमें कम समय लगेगा। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा नया पार्ट आएगा और उसका नाम होगा बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या रहेगा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है? तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अब इसके लेक्चर्स आएंगे, इसको मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सेकंड कहूँगा। तो आपको ये सिलेबस पता चल गया है कि अब मैं किसके बारे में पढ़ाने जाऊँगा। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को आपने पढ़ा। फिर से मेरा वही कहना है कि इन वीडियो को अपने सगे संबंधियों को भेजिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो। इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहें, मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।